नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करनाल से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगरेप के मामले की जांच के लिए अब टीम का गठन किया गया है। 2 डीएसपी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला ने ये गैंगरेप के आरोप लगाए थे स्कूल के मालिक, तहसीलदार और प्रिंसिपल पर, और अब इस पूरे मामले को लेकर के डीएसपी की टीम जांच करेगी। प्रताप स्कूल का मालिक इस पूरे मामले में आरोपी है और साथ ही साथ स्थानीय तहसीलदार पर भी गैंगरेप का केस दर्ज है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता केसी आर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केसी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे गैंगरेप के मामले को लेकर के फिलहाल आपके पास? देखिए हेमंत, मैं आपको बता दूं, करनाल का हाई फाई मामला है ये, जिसमें तहसीलदार के ऊपर व एक स्कूल संचालक के अजय भाटिया के ऊपर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ, जिसमें एक डायरेक्टर हैं वो भी शामिल की गई है। और ये जो महिला है स्कूल की कर्मचारी है और उसने आरोप लगाया कि 2 साल पहले उसने जो अजय भाटिया हैं सैलरी बढ़ाने के नाम पर उसके साथ जो है ना गैंगरेप किया। साथ में जो है तहसीलदार अजय भाटिया, ये राजभक्त हैं, उनका भी उन्होंने नाम लिया। फिर आरोप संगीन आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले को दर्ज करने के बाद करनाल पुलिस जांच कर रही है। इसमें एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा जो है 2 डीएसपी की टीम गठित कर दी गई है, जिसमें जो 2 डीएसपी हैं दोनों इस मामले की जांच करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल संचालक हैं अजय भाटिया, उन्होंने भी लेडी के ऊपर ब्लैकमेलिंग का जो आरोप लगाया है, उस ब्लैकमेलिंग का पर्चा दर्ज हो चुका है। अब 2 पर्चे दोनों की तरफ से दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही जो है असली तथ्य सामने आएंगे कि मामला क्या है, क्योंकि आरोप अभी लगाए हैं, महिला द्वारा संगीन आरोप लगाए गए हैं, परंतु वहीं जो स्कूल का संचालक अजय भाटिया, उस द्वारा भी जो है ना लेडी के ऊपर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का ये मामला चल रहा है और इसमें अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही कहीं ना कहीं जो अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिलहाल उसके बाद ही गिरफ्तारी अगर होगी तो की जाएगी, वरना इस मामले में जो है अभी जांच चल रही है। जी, लेकिन कैसे इस पूरे मामले को लेकर के क्या प्रताप स्कूल के मालिक की ओर से कोई अपना पक्ष रखा गया है, कुछ कहा गया है? क्योंकि एक संगीन आरोप प्रताप स्कूल के मालिक, स्थानीय तहसीलदार और प्रिंसिपल पर लगे हैं। बिल्कुल, जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो लाइब्रेरियन के पद पर यहाँ पर जो है इंटरव्यू देने आई थी और उसके बाद उसकी सिलेक्शन की गई थी और अजय भाटिया ने उसको कोठी पर बुलाया। कोठी पर बुलाने के बाद जो उसने बताया कि उसके साथ वहाँ पर रेप किया गया, कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ाने का जो लालच दिया गया। तो इसके जो आरोप लगाए गए हैं, वहीं जो है अजय भाटिया कहना कि व्हाट्सएप पे उसके पास SMS ये करती थी और ब्लैकमेल कर रही थी। तनख्वाह बढ़ाने की बात की जा रही थी, जो इसके 15,500 तनख्वाह थी, उसके बाद 37,000 रुपये तनख्वाह का मामला आ रहा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो अजय भाटिया, उनका कहना कि वो बिल्कुल अभी इसमें जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। केसी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार प्रताप स्कूल के मालिक पर आरोप लगे हैं। ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला आखिरकार क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। करनाल के स्कूल में दरिंदगी, प्रताप पब्लिक स्कूल में गंदा खेल, प्रमोशन का लालच देकर गैंगरेप, सैलरी डबल करने के नाम पर ट्रिपल शोषण। जी हां, करनाल का प्रताप पब्लिक स्कूल, नाम तो प्रताप है लेकिन काम मुंह छुपाने वाला। जो स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के लिए बना था, जो स्कूल बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए बना था, उस स्कूल के मालिक पर हैवानियत की हदें पार करने का आरोप है। जिस स्कूल मालिक ने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए इमारत खड़ी की थी, उस मालिक पर गैंग रेप का आरोप है। जिसके बाद स्कूल की आलीशान इमारत नर्क जैसी लगने लगती है। लगता है कि यातना की काल कोठरी यही है। जिस प्रिंसिपल पर बच्चों को अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद एक महिला है और उस प्रिंसिपल पर भी घिनौने आरोप लगे हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल की एक महिला टीचर की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इनमें से एक है प्रताप पब्लिक स्कूल का मालिक अजय भाटिया, करनाल का तहसीलदार राजबख्श और तीसरी है प्रताप पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, जिस पर एक महिला होते हुए भी एक महिला को शोषण के लिए मजबूर करने का आरोप है। इन तीनों पर धारा 376D, 506, 34 और 323 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि प्रमोशन देने के बहाने रेप किया गया, सैलरी डबल करने का लालच भी दिया गया। ये क्या मामला है जो रेप का नामी ग्रामी स्कूल का और तहसीलदार के खिलाफ है? किसको ज्ञापन देने आए? ये आज हम आईजी मैडम को ज्ञापन देने आए थे कि जो मामला करनाल में रेप का दर्ज हुआ है, जिसमें तहसीलदार करनाल और प्रताप स्कूल के मालिक का नाम आया है, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये मामला किसी प्रेशर में या लेन देन में या दबाव में जो है बंद नहीं होना चाहिए, रफा दफा नहीं होना चाहिए। अगर शिकायतकर्ता झूठ गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर उसके आरोप सच्चे हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? हमें जो पता चला है उसमें 3 नाम आ रहे हैं, जिसमें प्रताप स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, करनाल के तहसीलदार हैं राजबख्श, और साथ में स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका नाम आया। जो मैडम है, जो पीड़ित पक्ष है, उसने क्या आरोप लगाया इनके ऊपर? हमें जो पता चला है और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, उसने यही आरोप लगाया कि उसको प्रमोशन देने के नाम पर और सैलरी बढ़ाने के नाम पर उसको बुलाकर घर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो आप क्या मांग करते हैं? सच्चाई सामने, समाज की यही डिमांड है। तो क्योंकि अगर मामला झूठा है तब भी खतरनाक है, सच्चा है तब भी खतरनाक है। और फिर महिला के साथ खेला गया दरिंदगी का खेल। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि अगर वो तहसीलदार को खुश कर दे तो पैसे डबल मिलेंगे। करनाल के एक नामी ग्रामी स्कूल के संचालक मालिक के खिलाफ व उसी के स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ व तहसीलदार करनाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। गैंग रेप का मामला जो है एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जो कि प्रताप पब्लिक स्कूल में कर्मचारी थी, और उसी ने जो है स्कूल मालिक के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ सही 3 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कहीं न कहीं यह हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं वो भी हरकत में आई, और आज आईजी ऑफिस में जा कर के आईजी को ज्ञापन भी सौंपा, और वहां पर उन्होंने गुहार लगाई कि इस हाई मामले की जांच की जाए और एक महिला आईपीएस की तरफ से इसकी केस की जांच होनी चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं जो तहसीलदार हैं या स्कूल के मालिक हैं, उनको लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है कि इतना बड़ा मामला हाई है। अगर ये सच है तो समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। हालांकि पुलिस जांच का हवाला दे रही है, आरोपी रसूखवाला है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद कम है। उन्होंने करनाल रेंज के आईजी के पास शिकायत दी है। जो अभी जैसे ही सामाजिक संस्थाओं के जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और एक शहर का एक बहुत बड़ी ये चर्चा का विषय चल रहा है कि इसमें जो है जो स्कूल है, स्कूल के अंदर छात्राएं, छात्र, हमारी बहनें, बच्चियां पढ़ रही हैं, वो हमारी उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और समाज का जो नागरिक है हमारे अधिकारियों की तरफ और इस प्रकार के बड़े लोगों की तरफ बड़े आदर से देखता है, और जिस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। तो जो ये जैसे हमने FIR देखी, और उसमें किसका नाम है? उसमें जो है स्कूल के मालिक हैं, प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं, और यहाँ पे तहसीलदार हैं जो कर राजबख्श जी, और जो प्रिंसिपल हैं मैडम नेवत, जिसका नाम दिखाया गया है, और उसमें जो है कुछ लोग और भी जिन्होंने इंस्टिगेट उस लेडी को किया है, तो रेखा नाम की कंप्लेंट जो मैं देख रहा था FIR के अंदर। तो जो इसमें जो शामिल जो लोग हैं उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, और इन बातों को बहुत उच्च स्तर पर और निश्चित तौर पर किसी महिला IPS अधिकारी अगर मैडम खुद करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जांच हो और सच्चाई सामने आए। और करनाल के सभी सामाजिक संस्था इस प्रकार जो है एक हमारे प्रशासन से और सरकार से इस प्रकार की मांग करती है। लेकिन जब उसने पुलिस में शिकायत की बात की तो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया ने स्टाफ और दूसरे लोगों से उसे धमकी दिलवाई, ताकि वो शिकायत करने की हिम्मत ही न जुटा सके। शिकायत करने पर उस पर ही ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित महिला ने FIR में लिखवाया है कि स्कूल का मालिक अजय भाटिया स्टाफ और दूसरे लोगों की मदद से बार बार धमकियां दिलवाता रहा कि वो इस बारे में किसी को न बताए। लेकिन स्कूल मालिक ने फोन पर बात करते हुए कहा है कि महिला के आरोप झूठे हैं और उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दे रखी है।
केसी आर्या, इंडिया न्यूज हरियाणा, करनाल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है पीटीआई टीचर्स को लेकर के। आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और भिवानी से बड़ी खबर है। बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने अब ऐलान किया है कि ना टेस्ट देंगे ना ही इंटरव्यू देंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, कल से भी 10 सांसदों का घेराव करने का भी ऐलान किया गया है पीटीआई टीचर्स की ओर से। लगातार 26वें दिन भी प्रदर्शन और धरने पर हैं। 14 जुलाई को सभी जगह पर और ज्यादा आंदोलन तेज किया जाएगा। 26 दिन से धरने पर हैं बर्खास्त पीटीआई टीचर्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। भिवानी से बड़ी खबर है, अब इन शिक्षकों ने साफ कर दिया कि ना वे टेस्ट देंगे और ना ही किसी तरह की परीक्षा इंटरव्यू देंगे। 14 जुलाई को सभी 90 विधायकों से लिखित में पत्र लेंगे। 26 दिन से धरने पर हैं और लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भिवानी से बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे रुख करेंगे भिवानी का, जहां से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार 26 दिन आज इनको हो गए हैं और ये प्रदर्शन पीटीआई टीचर्स कर रहे हैं। अब इनका क्या कुछ करना है, किस तरह की रणनीति है? बिल्कुल हेमंत, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर लगातार ये पीटीआई शिक्षक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आज ऐलान किया गया है कि ना तो परीक्षा देंगे ना ही किसी तरह का इंटरव्यू देंगे। और तमाम लोग जो है इसी तरह से चाहे थाली बजाकर, चाहे सीटी बजाकर और चाहे बात इनकी की जाए, अर्धनग्न होकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं राजेश जी जो यहाँ पर प्रधान है लोहारू खंड के, उनसे बात करूंगा। बहुत कम शब्दों में राजेश जी, जिस तरह से आपके हाथ में जो है वो ऑर्डर की कॉपी भी है, जो याचिका दायर की गई थी उसके बाद जो डिसीजन था उसकी कॉपी भी आपके हाथ में। आपने अभी चंद मिनट पहले बताया था कि ना तो परीक्षा दी जाएगी ना इंटरव्यू दिया जाएगा। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है, किस तरह से लड़ी जाएगी आर पार की लड़ाई? किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठन सब ने हमारा समर्थन किया है और सब ने माना है कि 10 साल का रेगुलर नियमित रोजगार करने के बाद दोबारा न तो इंटरव्यू होता है न टेस्ट होता है। सरकार की बेतुकी बात है। सरकार तुगल की फरमान जारी करके दमाएं दबाना चाहती है, लेकिन बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं देंगे। हम तो यही नौकरी बहाल लेके रहेंगे। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया गया है कि पूरी तरह से कोर्ट ने कहा कि 90% ऐसे लोग थे जो कि डिजर्व नहीं करते थे, उनको लगाया गया है। इंटरव्यू की बात आई थी, 25 से 30 नंबर का इंटरव्यू किया गया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया? इनके प्रवक्ता झूठे हैं। ये 85 पेज का जजमेंट है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को डिजर्व किया गया है। 1460 लोग 20 नंबर कम लग के सिलेक्ट हो रखे हैं इस भर्ती में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इनको ये स्टडी नहीं करके आते, इनको ये पता ही नहीं है कि कोर्ट केस मामला क्या है। स्ट्रेटेजी क्या है? आपने आंदोलन की बात कही है, कल जो है घेराव किया जाएगा सांसदों का। पूरे हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा सांसदों का घेराव किया जाएगा, पूरे 15 जो राज्यसभा के सांसदों का भी। और किसान, मजदूर, खाप पंचायत और कर्मचारी संगठन जब तक उन सांसदों का घेराव या उनके घर से नहीं उठेंगे, जब तक वो लिखित में आश्वासन नहीं देंगे कि हम तुम्हारी नौकरी बहाल करवाएंगे। विधायकों की बात भी कही गई, 13 और 14 तारीख को विधायकों का जो है उनसे भी पत्र लिए जाने की बात कही गई। किस तरह का पत्र? 13 तारीख को जो सरकार के मेजोरिटी में जो भाजपा के विधायक हैं उनके आवास का घेराव करेंगे, उनसे भी आश्वासन लिखित में मीडिया में बयान दिवाएंगे, या तो हमारे पक्ष में बोलो या ये जगह छोड़ो, तुम जनप्रतिनिधि के लायक नहीं हो, क्योंकि बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकता तो वो जनप्रतिनिधि का। हेमंत, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। कुछ महिला अध्यापिकाएं जो कि बर्खास्त अध्यापिकाएं थी, लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार। एक महिला है जो कि विधवा है, जिनके पति जो है सेवा में थे, उसके बाद किसी तरह का कोई चारा नहीं है। और जो इन पीटीआई के द्वारा जो ऐलान किया गया है, उनका यही कहना है कि आखिर ये 39 जो 39 पीटीआई जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवारों को किस तरह से टेस्ट दे पाएंगे। ये महिला, इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। अनुपमा रानी जी, बताएं अनुपमा जी। मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन और बच्चों का जीवन केवल इसी नौकरी के आश्रित ही था। हम लोगों का और कोई
इनकम का सोर्स ही नहीं है, इसी के सहारे ही हम जीवन जी रहे थे। अब ये नौकरी जाने के बाद में हम रोडों पे आ गए हैं। हम करें क्या? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, क्या मैं उनकी ही तरह क्या मैं भी अपने जीवन को समाप्त करके अपने परिवार को और बच्चों को रोड पर छोड़कर चली जाऊं? कर तो सकती हूं, अगर ये हरियाणा सरकार नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। कानून, मैं कहती हूँ कि कानून अंधा होता है, कानून की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जो लोग कानून को बनाते हैं वो तो आंखों वाले हैं। क्या सीएम, डिप्टी सीएम, ईएम, क्या हम वो हमारे आंसुओं को देख के हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए ये नौकरी की बहाली नहीं कर सकते? मैं तो सरकार से झोली पसार के अपनी नौकरी की भीख मांगती हूँ कि हमें नौकरी दी जाए, हमें इस समाज में जीने लायक छोड़ा जाए, नहीं तो हम मर जाए। परीक्षा की बात कही गई और लोग तो परीक्षा दे सकते हैं, आप किस तरह से परीक्षा को लेकर कहीं न कहीं संशय की स्थिति है कि 39 लोग कैसे परीक्षा देंगे? 39 जो लोग हैं आपकी तरह और कई जो विधवाएं हैं, उनके परिवार से किस तरह से वो गुजर बसर होगा? जो इस दुनिया से चले गए वो कहाँ से परीक्षा देने आएंगे? उनकी जगह कौन? उनकी जगह मैं बैठूंगी क्या परीक्षा में? जो मेरी क्वालिफिकेशन है उनकी है, वो इस परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते, तो हम कैसे करें? हमारे लिए तो यही है कि हम सब साथियों की नौकरी को पुनः बहाल किया जाए, यही मेरी सरकार से गुजारिश है। हमारे तो इन आंसुओं को देखते हुए इस झोली में हमारी तो नौकरी ही बहाल कर दो, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। प्लीज मेरी आवाज को सुने सीएम साहब, आपकी बेटी हूँ मैं, आपकी बेटी हूँ, लेकिन मरने के लिए मत छोड़ो हमें सड़क पर। आप राजा हो, हमारे देश के मुखिया हो, हमारे राज्य के मुखिया हो, आपको बनाया हमने, तो क्या आप हमारी पुकार नहीं सुनोगे? हमारी पुकार आपको सुननी होगी। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी, जब आप हमारा साथ दोगे तो हमारी दुआएं आपके साथ है, नहीं तो हमारी आहें आपको इस जीवन में तो क्या, मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देंगी आपको। ये 39 ऐसे लोग हैं हेमंत जिनकी बात मैंने बताई है, जिनका जिक्र किया है, और तमाम वो कुछ और महिलाएं मेरे साथ हैं। मैडम लगातार जो है स्टेटमेंट भी आती रही, लगातार बयानबाजी आती रही है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आर पार की लड़ाई का स्वरूप क्या है, किस तरह का खाका? सर ऐसा है, बार बार यही कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार क्या करे। हम बताते हैं सरकार क्या करे, हमारे साथ रिव्यू में हमारे साथ चले। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए हम मान लेते हैं सरकार हमारे साथ है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशन डलनी है। हमारा सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध है कि रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ चले और हमारी पैरवी करे, तब हमारे तथ्य जो भी क्लियर नहीं हुए थे वो क्लियर करे। क्योंकि टेस्ट नहीं देंगे आप लोग? टेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे सर हम, क्योंकि हमारे वो 39 भाई कहाँ से आएंगे जो एक्सपायर हो चुके हैं, इस दुनिया में है ही नहीं, वो भाई कहाँ से आएंगे? उनकी सैलरी रोक दी है सरकार ने। सरकार कोर्ट के निर्देशों का हवाला देती है कि कोर्ट के जो निर्देश है, कोर्ट की जो बात है उसके मुताबिक जो है अब ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दोबारा से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। 5 महीने में भर्ती की जानी है। सर सब कुछ बिल्कुल रवि, ये भावुक अपील भी है इनकी, और साथ ही साथ कल जो हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री ने इन्हीं के मसले को लेकर के कहा था कि जो सिस्टम से आएगा, प्रक्रिया के तहत आएगा, उनको ही जो है वो लिया जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री कह चुके मीनू जी के जो सिस्टम से आएगा, जिस तरह से जो प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार लिया जाएगा। उस पर क्या प्रतिक्रिया? चंद मिनट पहले आपने बयान दिया था, आपने भी एक प्रतिक्रिया दी थी शिक्षा मंत्री जी के बयान पर। सर ऐसा है, शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था, बयान में ये कहा है कि टेस्ट देना पड़ेगा, और हमारे कुछ साथी तो दूसरे रोजगार में लगे। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि वो रोजगार में नहीं लगे जी, आपने उनका रोजगार छीन लिया। उनके बच्चे रोड पे आ चुके हैं, वो खुद रोड पे आ चुके हैं, तो वो मरणासन हो चुके हैं। हमारे एक साथी 3 दिन से जिंदल हॉस्पिटल हिसार में भर्ती है, जरा सुध लीजिए ईएम साहब, धरातल पर आकर देखिए, कुर्सी का नशा छोड़ दो। ये कुर्सी हमने दी है आप लोगों को, और इसे हम बखूबी छीनना जानते हैं। अगर हमारी नहीं सुनी, हम कोई टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट जीवन में एक ही बार होता है, किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू और टेस्ट एक ही बार दिया जाता है, जो कि हमने हुड्डा सरकार में दोनों ही काम किए। तो बिल्कुल रवि, इन्होंने अब साफ कर दिया कि ना तो टेस्ट देंगे ना ही इंटरव्यू देंगे किसी तरह का। सरकार इनको वापस से उसी तरह से बहाल करें जैसे कि मांग कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
क्योंकि कानूनी पेच का सहारा सरकार ले रही है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर सांसद बृजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर है। दिल्ली अस्पताल में बृजेंद्र सिंह को भर्ती करवाया गया, कोरोना से पॉजिटिव है। 9 दिन से बुखार उनको लगातार आ रहा था, कोई सुधार उनकी सेहत में अभी तक नहीं है। बृजेंद्र सिंह को लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली से बड़ी खबर है। 9 दिन से बुखार में कोई सुधार नहीं था और फिलहाल सांसद बृजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, सांसद बृजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी है। पिछले 9 दिनों से लगातार उनको बुखार था, इसमें कोई सुधार नहीं है। दिल्ली के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं बृजेंद्र सिंह। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सांसद बृजेंद्र सिंह को लेकर के, उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते उनको बुखार था और उनका बुखार टूट नहीं रहा है, लगातार उनका बुखार देखा गया है, उसमें किसी तरह की कोई सुधार होने के बजाय उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी जो अपडेट उनके स्वास्थ्य को लेकर के मिल पा रही है, उसके मुताबिक उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो सांसद बृजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर दिल्ली से, बड़ी खबर है, सांसद बृजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। कोरोना पॉजिटिव हैं बृजेंद्र सिंह और पिछले 9 दिनों से लगातार उन्हें बुखार था, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। आज अचानक से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है और इसके चलते उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रतिया से खबर है, जहां पर निशांत सिंह ने अभय चौटाला पर पलटवार किया। गठबंधन के सामने उन्होंने कहा कि अभय चौटाला चुनाव लड़ लें तो उनकी ताकत का पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब धान घोटाले के सबूत अगर अभय चौटाला के पास हैं तो सामने लाएं, ये निशांत सिंह ने कहा है। तो दरअसल निशांत सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे घोटालों की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास किसी तरह के एविडेंस है, साक्ष्य है, तो वे सामने लाएं। वो दूसरों को चैलेंज करते हैं, वो भी चुने हुए अपनी सीट पे रहें, दुष्यंत जी भी चुने हुए अपनी सीट पे रहें, लोगों की सेवा करने एज ए उप मुख्यमंत्री। तो मैं तो उनसे चौधरी अभय सिंह जी से कहूँगा कि आए वो वहाँ तैयार होकर के, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, गठबंधन के सामने लड़ें और यही फैसला हो जाएगा। तो वो दूसरों को चैलेंज करते हैं, वो भी चुने हुए अपनी सीट पे रहें, दुष्यंत जी भी चुने हुए अपनी सीट पे रहें, लोगों की सेवा करने एज ए उप मुख्यमंत्री। तो मैं तो उनसे चौधरी अभय सिंह जी से कहूँगा कि आए वो वहाँ तैयार होकर के, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, गठबंधन के सामने लड़ें और यही फैसला हो जाएगा। शराब घोटाले को लेकर के भी पलटवार क्या कुछ का, आप सुनिए। बताए तो सही को, आंकड़े तो लेकर के आए, किस बात का घोटाला हुआ, शराब का कहाँ घोटाला हुआ। अगर शराब की को बात आई है कि कोरोना की वजह से जो शराब बंद थी, जिन दिनों ठेके बंद थे, उन दिनों अगर कोई बात आई है तो उसके लिए एसआईटी गठित की गई, सरकार ने गठित की है। सीनियर अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, जो गिल्टी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार। तो चलिए और ज्यादा क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। कि धान और चावल एक ही होते हैं, धान जो जिसको कहते हैं जीरी कहते हैं, उसी में से चावल निकलता, उसके 2 घोटाले कहाँ से बता दिए उन्होंने। ये घोटाला वो घोटाला, गिनती करने से कुछ नहीं होता। हर बार कहना कि 5 विधायक मेरे साथ, 6 विधायक मेरे साथ, 8 विधायक मेरे साथ, बाकी खुलासा अगली मीटिंग में, और यही चलता रहता है। वो प्रूव तो करें कोई बात। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया, उसी को लेकर के जानकारी है। तो सीएम मनोहर लाल रोहतक में हैं इस वक्त और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, रोहतक से वापस दिल्ली मुख्यमंत्री आ सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट है सीएम के आज के कार्यक्रमों को लेकर के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के फैसला होना है। सीएम के कार्यक्रम में बदलाव के बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं, रोहतक से वापस
दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली से सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सीएम के कार्यक्रम को लेकर के इस वक्त मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी रोहतक में हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त रोहतक में है और आज के जो कार्यक्रम, अब तक पहले जो कार्यक्रम था उसके अनुसार मुख्यमंत्री को आज का दिन रोहतक में ही रहना था। कई बैठकें थी, उसके बाद मुख्यमंत्री को आज रात रोहतक रुकने के बाद कल सुबह करनाल के लिए, रोहतक से करनाल के लिए जाना था, लेकिन अब इस कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अब दोपहर बाद जो है दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री आएंगे और आज रात को रात्रि विश्राम जो है वो दिल्ली में ही रहेगा और उसके बाद कल सुबह यहाँ से करनाल की रवानगी का कार्यक्रम जो है उनका बना है। तो ये कहना कि अचानक कि कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। हालांकि इसके पीछे कहना कि एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उसको लेकर के जल्द उसके नाम का ऐलान कहना कि संभावना है, उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो जोड़ा जा रहा है दिल्ली आने का कार्यक्रम मीट विद यूनियन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात को लेकर के, क्योंकि अक्सर ऐसे कारण होता है, हो सकता तो मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद जो है अब दिल्ली आएंगे और दिल्ली आज रात्रि विश्राम दिल्ली करेंगे और कल सुबह यहीं से करनाल के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में इसको प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर के जोड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उसको लेकर के कोई बैठक कर सकते हैं इसी नाम को लेकर के, और आज पार्टी इस नाम को लेकर ऐलान भी कर सकती है। तो फिलहाल ये कार्यक्रम में बदलाव, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव किया गया, जो कि अब रोहतक विश्राम की बजाय रात्रि विश्राम उनका दिल्ली रहेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।